बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम डेंटिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ शाहिद के साथ मैं हूं डॉक्टर यूसुफ शाहिद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ दांतों की बीमारियां और उनके मसाइल का ज़िक्र करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके मुतालिक सादा ज़ुबान में जो आगही है वो आम आदमी तक पहुँचे। ये इत्तेफाक की बात है कि हमने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम डेंटिस्ट्री के मुख्तलिफ़ शोबा हजात पे किए, लेकिन सर्जरी पे हमारा अभी तक प्रोग्राम नहीं हुआ था। इसे आप एक कुछ इत्तेफाकी समझिए, क्योंकि सर्जरी का प्रोग्राम करने के लिए आज हमारे साथ बहुत मशहूर और नामवर डेंटल सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर राशिद इकराम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब का जो तारफ़ है वो किसी का मुहताज नहीं है। डॉक्टर साहब MDS हैं, MCPS हैं, BDS FICD USA हैं और ये प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब सऊदी अरब में हॉस्पिटल में माशाल्लाह बड़ी अहम खिदमात मैक्सिलोफेशियल सर्जन के तौर पे अंजाम दे रहे हैं। वो वहाँ कंसल्टेंट ऑरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की बहुत अहम साइट है। ख़ास तौर पे ऑरल सर्जरी या मैक्सिलोफेशियल में दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो बाकी सर्जरी में शायद इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। एक है मैस्टिकेशन, खाना पीना, और दूसरा है एस्थेटिक। तो ये दोनों चीज़ें इसको बहुत क्रिटिकल बना देती हैं। आपने माशाल्लाह अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाएं हमारे लोगों के साथ कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, और आज आप कहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से की, MDS पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बर्डवुड रोड पे। ग्रेजुएशन मेरी डिमाउंट मोनेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से हुई। फिर मुझे फेलोशिप अवार्ड की गई USA से। उसके बाद मैंने MCPS किया कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से, और आजकल मैं सऊदी अरब में एज ए कंसल्टेंट ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन काम कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। और उसके अलावा अब मेरी कोई रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, कोई 15-16 के करीब। आपकी रिसर्च पब्लिकेशन पे इंशाल्लाह बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सर्जरी जो है ये डेंटिस्ट्री में कॉस्मेटिक से जो है उसकी वैल्यू बड़ी है। इसमें ख़ास तौर पे जो जॉस की सर्जरी है, अगर फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाएं तो आप किन बातों का बहुत ख्याल रखते हैं? जॉ की सर्जरीज़ में बेसिकली कॉस्ट फैक्टर्स खासा ज़्यादा आ जाता है अगर आप प्राइवेट सेक्टर पर जाएं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स पे एज इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये लाइफ सेविंग होती है। तो जॉ सर्जरी में भी आपकी जो है एस्थेटिक बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि उसमें आपके दांत भी टूट जाते हैं या इसकी मेन अलाइनमेंट भी हो जाती है, तो उसमें एस्थेटिक खासी इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसके लिए आपकी परफेक्शन जो है ना, अलाइनमेंट दांतों की और ओक्लूजन की और जॉ की, वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती हैं आपके खाने में। क्योंकि आपका मुंह एक ऐसी चीज़ है जो फंक्शनल भी है और एस्थेटिक भी है, उसकी वैल्यू। हाँ, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ें ये बहुत मैटर करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवर द इयर्स डेंटिस्ट्री एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक शोबा बन के मेडिकल का उभरा है, और आहिस्ता आहिस्ता इसके मतलब लोग कहते हैं कि जैसे शोबिज़ की अहमियत है और मेडिकल में डेंटिस्ट्री की भी वही अहमियत है। पिछले कुछ अरसे से बोन ग्राफ्टिंग में बड़ी मॉडिफिकेशन और बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। ये आप कह लें कि फ्रॉम द ऑटोजेनस जो बोन ग्राफ्ट है उससे एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट और एलोप्लास्ट, ये सारा कुछ इसमें यूज़ हो रहा है। और आपकी ये बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड भी है जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है। तो ये ज़रा हमारे नाज़रीन को सादा अल्फाज में बताइए कि इंट्राऑरल ऑटोजेनस बोन ग्राफ्ट क्या चीज़ है? इंट्राऑरल ऑटोजेनस बोन ग्राफ्ट बेसिकली वो बोन है जो हम आपके पेशेंट की मुंह से लेते हैं और उसी में जिस जगह पे ज़रूरत डेफिशिएंट बोन होती है वहाँ हम लगा देते हैं। और ये वाली ऑटोजेनस बोन ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं, 1% से भी कम होते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की, क्योंकि जो बाकी है अगर आप दूसरे इंसान से भी लें तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, रिजेक्शन विद इम्यूनिटी, उसका ऑटो इम्यून सिस्टम, और एलोप्लास्ट में भी इसके होते हैं। तो इसके बड़े कम चांसेस हैं। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि हम पेशेंट के मुंह से लेते हैं और सिंगल विज़िट प्रोसेस होता है ये सारा। और अगर सिंगल इम्प्लांट आपने लगाना है 1 स्टेज प्रोसीजर में तो 30 मिनट्स 40 मिनट्स में आप ये सिंगल इम्प्लांट विद बोन ग्राफ्ट प्रोसीजर कंप्लीट कर देते हैं।
अच्छा, ये बल्कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इम्प्लांट हैज़ बिकम सो इम्पोर्टेंट, तो आप ये कह रहे हैं कि इम्प्लांट में बोन ऑगमेंटेशन में आपकी ये जो टेक्निक है आप समझते हैं कि बड़ी इफ़ेक्टिव है, और ये इसमें कॉस्ट वाइज भी कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा पेशेंट पे बोझ नहीं डालती, ऐसा ही है क्या? ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। उसमें बेसिकली ये है कि आपने हर चीज़ बोन जो है ना वो पेशेंट की यूज़ करनी है, आपने आर्टिफिशियल तो यूज़ नहीं करनी। आपकी जो आर्टिफिशियल प्राइस है बोन की या जो आपने मेम्ब्रेन यूज़ करनी है वो इस प्रोसेस में नहीं है, वो कम हो जाती है। क्योंकि मैं जो ज़्यादातर टेक्निक्स करता हूँ यूज़ उसमें ऑटोजेनस करता हूँ, क्योंकि ये मेरे ख़्याल में सबसे बेस्ट है। और उसके बाद इसकी जो मेम्ब्रेन बनाता हूँ वो भी पेशेंट के ब्लड से बनाते हैं, जिसको हम PRF कहते हैं, प्लेटलेट रिच फिब्रिन, ठीक है। और उसमें भी आपकी प्राइस जो है ना वो कम हो जाती है। अच्छा। लेकिन आर्टिफिशियल बोन अगर आप लेंगे और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जिसको हम कोलेजन मेम्ब्रेन भी कहते हैं वो लेंगे, वो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन इस चीज़ में, इस प्रोसेस में डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ मैटर करती है। अगर डॉक्टर एक्सपर्ट है तो उसको प्रेफर करना चाहिए कि ऑटोजेनस बोन यूज़ करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें स्पेशलिटी हुनर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आप ये बताइए डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, मुंह में किन किन जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए जी, जहाँ भी आपकी डेफिशिएंट बोन है, बोन एट्रोफिक है, डिपेंड करता है कि आपने किस एरिया में लगाना है। लाइक अगर इंटीरियर है या पोस्टीरियर रीजन है तो आप सिम्फसिस रीजन जो आपका चिन रीजन है यहाँ से आप 6 रिंग्स निकाल सकते हैं सेफली। जहाँ आपको मेंटल नर्व होती है उसके सेंटर में से, दोनों साइडों से, सिम्फमेंटाई के। और अगर आपने पैलेट में कोई सिंगल लगाना है तो आप पैलेट से सिंगल निकाल सकते हैं, रिंग बोन ले सकते हैं, या रेट्रोमोलर रीजन से ले सकते हैं, या टोब्रेस्टी रीजन से ले सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब, ये किन प्रोसीजर में, जैसे कहते हैं कि अगर हमारे बुजुर्ग जिनकी एल्वियोलर रिज बहुत नीचे जा चुकी हो और उनके लिए दांत लगवाने मुश्किल हो, तो ये आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ज़्यादा? ये उसमें दो ऑप्शंस होती हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा एट्रोफिक मैंडिबल है तो उसमें हम एक और प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन ऑस्टोजेनेसिस। उसमें भी पेशेंट की अपनी बोन ही यूज़ होती है। उसमें हम एक क्रिएशन चैम्बर बना देते हैं और उसमें एक डिस्ट्रैक्टर डिवाइस फिट कर देते हैं जिसकी एक्टिवेशन करते हैं 0.5 मिलीमीटर डेली। वो पेशेंट को स्क्रू थोड़ी सी की होती है, वो दे देते हैं, वो डेली कर लेता है। उससे ये होता है कि वो जो हमने गैप इंक्रीज़ किया है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है और नीचे से बोन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड विद इन 2 मंथ्स आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। यानी वो जैसे जैसे बोन फॉर्मेशन है आप उसको लूज करते हैं, वो रिसीड करती हैं और मैक्सिमम हाइट पे जाके, जब जितनी हाइट आपने अचीव करनी है बोन की, जब वो हाइट आ जाती है तो उसको फिर आप जो है उसकी कंसोलिडेशन फेज पे छोड़ देते हैं। और इसमें फिर आम पब्लिक के लिए ये तरह कि इसमें फिर एक इतनी रिच हमें मिल जाती है जिसके ऊपर आप इम्प्लांट लगा लें, आप आर्टिफिशियल डेंचर लगा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी जो लोग ये समझते हैं कि दांत इसके बगैर इस उम्र में चले गए शायद मुंह में न लगे, ये उनके लिए उम्मीद की डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो आपने जैसे सोर्सेज ऑफ हमें ग्राफ्ट्स बताए हैं, तो ये जो सारा प्रोसीजर है एक चेयर साइड टाइम इसका क्या होता है तकरीबन? अगर चेयर साइड प्रोसीजर की तरफ आप जाएं तो डिपेंड करता है कि आपने कितने ग्राफ्ट लगाने हैं, ठीक है। पर ग्राफ्ट आप उसको 30 मिनट्स का दे दें। अच्छा, ठीक है। और ये लोकल में भी करते हैं। यूजुअली अगर आपने ज़्यादा ग्राफ्ट लगाने हैं, होल माउथ प्रोसीजर करना है तो यूजुअल प्रेफर करते हैं हम GM में चले जाएँ। लेकिन सिंगल, डबल या ट्रिपल अगर जाते हैं तो यूजुअली हम लोकल में करते हैं। इंजेक्शन के बाद इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर। फिर ज़्यादातर क्योंकि लोग इम्प्लांट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, तो इम्प्लांट तो बड़ा एक सिंपल सा चेयर साइड प्रोसीजर है जिसमें सिर्फ लोकल देते हैं, वहाँ तो हमें कोई जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें भी इम्प्लांट्स का है कि अगर आपने फुल माउथ रिहेबिलिटेशन करनी है तो उसमें प्रेफरेबली बाज़ का GM में जाना पड़ता है, लेकिन सिंगल या 2 इम्प्लांट के लिए आप उसमें लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि इम्प्लांट कल एरा चल रहा है इम्प्लांट का, लेकिन इम्प्लांट आपके नेचुरल टीथ का रेप्लिका नहीं है। ये आपका लास्ट ऑप्शन है, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती, आपने दांत निकालना ही निकालना है, तो उसके बाद फिर आप इम्प्लांट या बोन ग्राफ्टिंग की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, इंट्राओरल ऑटोजेनस बोन ग्राफ्टिंग ये कहाँ किन किन प्रोसीजर्स में
आप समझते हैं कि एक आम पेशेंट को आम लफ्ज़ों में समझाने के लिए, जैसे आपने इम्प्लांट्स का जिक्र किया, तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? ये देखें जी, पहले भी मैंने जिक्र किया कि जहाँ भी मुंह के अंदर आपकी बोन डेफिशिएंट है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमें अगर दांत वीक हैं, दांत किसी के मोबाइल होने का ख़तरा है, तो क्या आप उसको भी ऑगमेंटिंग कर सकते हैं? नहीं, उसमें ये प्रोसीजर हम अडॉप्ट नहीं कर सकते कि वो एक अलग प्रोसीजर है, पेरियोडोंटल प्रोसीजर्स। लेकिन वहाँ भी ये बोन ग्राफ्टिंग हो जाती है? वो बोन ग्राफ्टिंग हो जाती है, लेकिन वो प्रोसीजर डिफरेंट है। ठीक है। उसमें हम बोन को क्रश करते हैं। ठीक है। क्रश करके उसके बाद PRF मेम्ब्रेन के साथ रीइंफोर्स करके लगाते हैं। दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट प्रोसीजर। लेकिन उसमें इसलिए रिस्क नहीं लिया जा सकता कि अगर उसमें पेरियोडोंटल कंडीशन ज़्यादा पुअर है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। कि अगर सर्जिकल कोई ऐसा हो जाए, बोन लॉस हो जाए, सीवियर ट्रॉमा, तो उसमें भी आप ये प्रोसीजर इस तरह? हाँ, उसमें भी हम प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। अगर तो 1 या 2 दांतों की जगह पर डेफिशिएंट बोन है तो उसमें बोन रिंग टेक्निक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी ट्यूमर से बोन का कोई हिस्सा लॉस हो जाए तो उसकी भी आप उसमें डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस हम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास चैम्बर क्रिएट करने के लिए बोन मौजूद है या नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर हम उसमें इलियक क्रेस्ट से बोन लेके डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है। वो भी आपकी ऑटोजेनिस बोन है, लेकिन वो आपकी माउथ में से नहीं लेते, वो फिर आपकी वो इलियक क्रेस्ट है उसमें से हम निकाल कर डाल देते हैं। डिस्पाइट हमारी सारी बातों के, डेंटल सर्जरी बहुत महंगा फील्ड है और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी उससे भी महंगा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें जो पेशेंट है वो इसे, उसके अंदर ये फिर बैलेंस आता है, वो कोशिश करता है कि एक सस्ते डेंटिस्ट के पास भी चला जाए, चाहे वो अपने फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट ना भी हो? इस जो है एटीट्यूड के बारे में आप क्या कहेंगे? एटीट्यूड के बारे में मैं ये कहूँगा कि सस्ते के पास जाएंगे तो आपको बार बार जाना पड़ेगा। आप कोशिश करें जो इस शायद जाना ही नहीं पड़ेगा। ये वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं जो अपने फील्ड का माहिर है, चाहे उसमें कॉस्ट प्राइस अगर आप देख लें थोड़ी ज़्यादा है, तो मेरे ख़्याल में उसको उसके पास जाना चाहिए। चाहे जो सस्ते वाला है उसके पास बार बार जाएं और एंड रिज़ल्ट आपके पास कुछ ना निकले। अच्छा, आप ऑटोजेनस बोन ग्राफ्टिंग को एडवांटेज, ये बाकी जिस तरह की मैंने कहा कि इसमें एलोप्लास्टिक भी यूज़ हो रही है, एलोग्राफ्ट भी यूज़ हो रही है, जीनोग्राफ्ट भी है, इसको क्यों प्रेफर करें? मैं इसको इसलिए प्रेफर करता हूँ कि इसमें पेशेंट की कॉस्ट प्राइस कम हो जाती है। ठीक है। क्योंकि जो आपने कॉस्ट प्राइस देनी है, आपने आर्टिफिशियल बोन की, जीनोग्राफ्ट की या एलोग्राफ्ट की, उसके बाद कोलेजन रिजॉर्वेबल मेम्ब्रेन की, उसमें से आप उसकी प्राइस को माइनस कर देंगे तो इसमें बेसिकली एक्सपर्टीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं डॉक्टर्स की। अच्छा, ये बताएं कि इसकी डॉक्टर साहब, एक तो चेयर साइड टाइप हमने डिस्कस किया, अगर हम इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पूरा हीलिंग कितने तकरीबन टाइम में हो जाती है? इम्प्लांट यूजुअली अगर आपने इम्प्लांट लगा दिया है तो मैंडिबल के लिए हम वेट करते हैं 3 मंथ्स के लिए और मैक्सिला के लिए यूजुअली 4 मंथ्स करते हैं। अच्छा, इसमें फेलियर के चांसेस कितने हैं? फेलियर इसमें भी आपका डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द बोन करता है, पेशेंट की कंडीशन डिपेंड करता है, मेडिकल कंडीशंस, वो डायबिटिक है या उसको कोई और प्रॉब्लम है। पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन चीज़ों में। ग्रोथ फैक्टर्स का आपने जिक्र किया, जो आपने यहाँ फैब्रिन यूज़ कर रहे हैं, इसका जो है वो साथ हम जो डिफरेंट इम्प्लांट्स बाज़ार से देखते हैं उसमें क्या टेक्निक यूज़ होती है जो डायरेक्ट लगा दिए जाते हैं? उसमें आपकी तो सिंपल टेक्निक है। उसमें यूजुअली आपने अगर बोन यूजुअली एक्सरेस में देख लेते हैं कि अगर बोन ठीक है तो उसमें बोन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट इम्प्लांट लगा सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन के लिए अगर इसके बारे में कोई ख़ास मैसेज देना चाहें तो वो ज़रूर दीजिए प्लीज़। नाज़रीन के लिए यही मैसेज है कि नेचुरल टीथ जो है ना, उनका कोई रेप्लिका नहीं है। आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स ये रेप्लिका नहीं है, ये ज़रूरत है। तो आप कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा कोशिश करें इतनी कि आप जो अपने नेचुरल टीथ को सेव कर सकें। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, तो आप सबसे बेस्ट सर्जन के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले प्रोग्राम और किसी अगले मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।